ये तस्वीरें उस राजनीतिक दल की हैं जो खुद को देश की सबसे बड़ी पार्टी मानती है, जिसका एमपी और दिल्ली की सत्ता पर कब्जा है, जो अनुशासन के नाम पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बीजेपी की अनुशासन की धज्जियां उड़ा रही हैं। एमपी में बीजेपी की बगावत अब बवाल में तब्दील हो चुकी है। टिकट नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ता और नेता एक दूसरे पर लात घूंसे चला रहे हैं और ये सब हो रहा है केंद्रीय मंत्री और एमपी बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव की सभा में। एक बार फिर देखते हैं कैसे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। एमपी बीजेपी में मचे इस बवाल का वीडियो कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया। कांग्रेस ने वीडियो को साझा करते हुए लिखा है, मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले ही बीजेपी हार गई है। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता आपस में भिड़ रहे हैं। कहीं केंद्रीय मंत्री के साथ खींचतान हो रही है तो कहीं प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी। संकेत साफ है, बीजेपी की अंदरूनी कलह भारी पड़ने वाली है। शिवराज की भ्रष्ट सरकार का अंत तय है। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी की 5वीं सूची को लेकर जमकर तंज कसा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी नेतृत्वहीन होने के साथ ही दिशाहीन भी हो चुकी है। पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, बल्कि हार का ठीकरा फोड़ने के लिए कुछ पुराने और नए नाम सामने कर दिए हैं। अब ना बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा है और न ही विधायकों का चेहरा। जनता के सामने 18 साल का कुशासन है और जनता उसे खारिज करने के लिए कमर कस चुकी है। एमपी की 228 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। दरअसल जबलपुर की उत्तर सीट पर अभिलाष पांडे को टिकट दिया गया है। इसके बाद टिकट देने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश चुनाव के प्रभारी भूपेंद्र यादव के सामने ही लात घूंसे चलाने शुरू कर दिए। आपको बता दें कि बीजेपी ने जबलपुर की उत्तर मध्य विधानसभा सीट से अभिलाष पांडे को उम्मीदवार बनाया है, जिसे पूर्व मंत्री शरद जैन, अब पार्टी में वापसी कर चुके पूर्व बागी नेता धीरज पटेरिया और एक पार्षद कमलेश अग्रवाल के नाराज समर्थक बीजेपी के संभागीय बैठक में जबरन घुस गए। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए खूब हंगामा किया। राजनीति में कब नेताओं की जुबान फिसल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अक्सर एक दूसरे को घेरते घेरते नेता ऐसा बयान दे जाते हैं जिस पर बवाल खड़ा हो जाता है और वो बवाल काफी लंबे समय तक रहता है। अब हाल ही में महुआ मोइत्रा को लेकर बखेड़ा है, जिस पर टीएमसी से लेकर बीएसपी तक लगातार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को घेर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने तो आरोप लगा दिया कि बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी की उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी और मोइत्रा पर लगे सवाल के बदले रिश्वत के आरोपों के मामले में अलग अलग मापदंड अपनाए गए हैं। इसी के साथ ही बीएसपी सांसद ने यह दावा भी किया कि आचार समिति के प्रमुख विनोद कुमार सोनकर ने मोइत्रा के मामले में सार्वजनिक रूप से बयान देकर नियम 275 का उल्लंघन किया है। अली ने पत्र में कहा कि पूरे सम्मान के साथ मैं आपका ध्यान विशेष अधिकार हनन और नैतिक कदाचार से संबंधित मामलों में संसदीय प्रक्रियाओं के घोर उल्लंघन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आप इस तथ्य से अवगत होंगे कि मैंने 22 सितंबर को विशेष अधिकार हनन का एक नोटिस दिया था, जिसमें सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा मेरे खिलाफ अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था। उनका कहना है कि स्थापित प्रक्रिया के अनुसार शिकायतकर्ता सदस्य को सबसे पहले विशेष अधिकार समिति के सामने बुलाया जाता है, उसके बाद ही आरोपी व्यक्ति को साक्ष्य के लिए बुलाया जाता है। हालांकि सभी निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन करते हुए जिस सदस्य पर मेरे खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है उसे बुलाया गया है और ये इस तथ्य से साबित होता है कि मुझे अब तक समिति में अपना पक्ष रखने के लिए नहीं बुलाया गया है। दूसरी ओर ऐसा दिखाई देता है कि आचार समिति ने महुआ मोइत्रा के मामले में उचित प्रक्रिया का पालन किया है। मोइत्रा के खिलाफ शिकायत करने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को आचार समिति ने मौखिक साक्ष्य के लिए 26 अक्टूबर को बुलाया। अली ने यह भी दावा किया कि मुझे भी आश्चर्य है कि एक तरह के नोटिस शिकायत के मामले में 2 तरह की प्रक्रियाओं का पालन कैसे किया जा रहा है। अब बीएसपी सांसद ने जो सवाल उठाए हैं वो लाजमी भी हैं, इस पर तो बीजेपी का घिरना तय है। मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तब लोगों को अच्छे दिनों का सपना दिखाया था। महंगाई दूर करने, अर्थव्यवस्था को तेज करने की बड़ी बड़ी बातें की गई थी, लेकिन ना तो महंगाई दूर हुई और ना ही अर्थव्यवस्था में तेजी आई। महंगाई और गिरती अर्थव्यवस्था का सबसे ज़्यादा असर कमज़ोर वर्ग पर पड़ा है और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत पिछड़ता चला जा रहा है। अर्थव्यवस्था को लेकर के मोदी सरकार पहले ही घिरी हुई थी कि अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट ने मोदी सरकार के दावों की पोल खोल दी है। 125 देशों में भारत को 111वें स्थान पर
पर रखा गया है, लेकिन मोदी सरकार ने रिपोर्ट को गलत बताते हुए खारिज कर दिया। हालांकि CHI ने जारी होने के बाद से ही नए विवाद ने जन्म ले लिया है और सबसे ज्यादा विवाद तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान पर हुआ है। दरअसल एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स बेतुका है। वो उस इंडेक्स को कैसे बनाते हैं? 140 करोड़ के देश में 3000 लोगों को फोन आता है और उनसे पूछा जाता है क्या आप भूखे हैं? उन्होंने कहा कि CHI के मुताबिक भारत से बेहतर पाकिस्तान कर रहा है। ये कैसे संभव है? ईरानी के इस बयान के बाद लोगों ने कहा कि वो भूखे लोगों का मजाक उड़ा रही हैं। वैसे देश के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने पहले ही भारत की कमर तोड़ रखी है। अब भुखमरी में भी देश के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। ऐसे में स्मृति ईरानी के इस बयान ने सभी को हैरान कर दिया है और लोगों ने स्मृति ईरानी की जमकर क्लास लगाई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने तो स्मृति ईरानी के वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट किया है। क्या आपको सचमुच लगता है कि वैश्विक भूख सूचांक की गणना सिर्फ लोगों को फोन करके और उनसे यह पूछ कर की जाती है कि क्या आप भूखे हैं? आप भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होता है। सच कहूं तो शर्म आती है। उत्तर प्रदेश की सियासत के कद्दावर नेता आजम खान को एनकाउंटर का डर सता रहा है। रामपुर जेल से बाहर निकलने के बाद आजम खान ने एनकाउंटर की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो सकता है। आपको बता दें कि आजम खान को रामपुर जेल से शिफ्ट किया गया है। भारी सुरक्षा के बीच आजम खान को गाड़ी में बिठाया गया। बीच में बैठने से उन्होंने इनकार कर दिया। आजम खान ने कहा कि बीमार आदमी हूं, कमर बीच में बैठने की इजाजत नहीं देती। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से उम्र का लिहाज करने की अपील की। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को भी शिफ्ट किया गया है। उनके काफिले में अलग अलग गाड़ियां साथ चल रही हैं। आजम खान ने साफ कर दिया कि उनका कभी भी एनकाउंटर हो सकता है। वहीं आपको बता दें, इससे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व CM अखिलेश यादव ने आजम खान की सजा का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि आजम खान को मुसलमान होने की सजा मिली है। अब देखना होगा कि आजम खान की बात कहीं सच ना साबित हो जाए। संघर्ष के बीच इजरायली विमान ने 22 अक्टूबर की सुबह वेस्ट बैंक के जेनिन में अल अंसार मस्जिद पर एयर स्ट्राइक की। इजरायल डिफेंस फोर्स का दावा है कि परिसर का इस्तेमाल हमास और इस्लामिक जिहाद आतंकवादियों द्वारा आतंकवादी हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए किया गया था। फिलिस्तीनी चिकित्सकों ने रॉयटर्स को बताया कि इजराइल के इस हवाई हमले में एक शख्स की मौत हुई है। वहीं शरणार्थी शिविर के एक निवासी ने बताया कि जब हमला हुआ तब ज्यादातर लोग सो रहे थे। الناس اغلبها نايمه وش صاحي وش كذا زي هيك ما سمعنا ولا شيء زي ما تقول ضوء بوجهنا وش زي ما تقول انفجار قوي شديد. هلأنا على المنطقه لقينا شباب زي ما تقول شيء इजराइल के मुताबिक जेनिन शरणार्थी शिविर में अल अंसार मस्जिद के नीचे का परिसर हमास के गुर्गों का था। IDF ने मस्जिद और वहां से बरामद हथियारों की तस्वीरें भी साझा की। IDF ने यह भी दावा किया कि मस्जिद का इस्तेमाल जुलाई 2023 से आतंक मचाने की योजना बनाने के लिए किया जा रहा था। इजराइल और हमास के बीच लगातार 7 अक्टूबर से संघर्ष जारी है, जिसमें अब तक करीब 1400 इजरायली और 4300 से ज्यादा गाजावासी जान गंवा चुके हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के चलते केरल की एक कंपनी ने बड़ा फैसला लिया है। इस कंपनी ने इजरायली पुलिस की वर्दी बनाने से इनकार कर दिया है। इजरायली पुलिस को पिछले कई सालों से वर्दी सप्लाई करने वाली केरल की एक कंपनी ने फिलिस्तीन के गाजा में छिड़ा संघर्ष बंद न होने तक कोई नया ऑर्डर लेने से मना कर दिया है। केरल के कुन्नूर में स्थित मरियन एपेरल प्राइवेट लिमिटेड ने इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास के बीच छिड़े संघर्ष में निर्दोष लोगों के मारे जाने की खबरें आने के बाद ये फैसला किया है। ये कंपनी पिछले कई सालों से इजरायली पुलिस बल के लिए वर्दी की आपूर्ति करती रही है। कंपनी के संचालक थॉमस ओलिकल ने कहा है कि इस महीने की शुरुआत में पश्चिम एशिया में संघर्ष छिड़ने के बाद भी कंपनी ने कारोबार योजना में कोई बदलाव न करने का मन बनाया था।
लेकिन गाजा में आम लोगों को निशाना बनाए जाने के बाद उसने नए ऑर्डर लेना बंद करने का फैसला किया है। ओलिकल ने एक वीडियो संदेश में इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि हम साल 2015 से ही इजराइल के पुलिस बल के लिए वर्दियां बनाते आ रहे हैं। हमास के हमले में आम नागरिकों की हत्या को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसी तरह इजराइल की बदले की कार्रवाई भी नहीं स्वीकार की जा सकती। हालांकि मरियन अपैरल के प्रमुख ने कहा है कि उनकी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों के अनुरूप मौजूदा अनुबंधों का पालन करेगी, लेकिन ये जंग खत्म न होने तक वर्दी की आपूर्ति का कोई नया ऑर्डर नहीं लेगी।